हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट वीडियो में और बोल सकते हैं हमारे लास्ट लेक्चर में हमने मोलालिटी के बारे में बात की थी और मोलालिटी और मोलारिटी दोनों के कंपैरिजन भी की थी और हमने समझा था कि मोलारिटी होती है वो मोलालिटी से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है। ठीक है, आज फिर से हम कंसंट्रेशन का एक नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और वो है फॉर्मालिटी। क्या है? फॉर्मालिटी। बहुत ही अच्छा सा यूनिट है गाइस। ओके, तो कब यूज़ होती है फॉर्मालिटी? ठीक है, तो ज़्यादातर जो आयनिक सॉलिड रहते हैं, बराबर है, उसके लिए मोलारिटी की जगह फॉर्मालिटी यूज़ होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि आयोनिक सॉलिड के लिए मोलारिटी से ज़्यादा फॉर्मालिटी फ्रूटफुल यूनिट है, विश्वसनीय यूनिट है, ऐसा कह सकते। क्यों? क्योंकि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहते। अगर वो सॉलिड फॉर्म में भी है फिर भी वो आयनिक फॉर्म में रहते बिकॉज ऑफ इट्स डिसोसिएशन नेचर। ठीक है, तो वो आयनिक फॉर्म में रहते हैं। तो अगर कोई आयनिक सॉलिड का मैं एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना चाहूँगा तो मैं एक्सपेरिमेंटली आयनिक सॉलिड का एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मास नहीं फाइंड कर पाऊँगा। तो वो जो एरर आ रही है उसे हम दूर करने के लिए हम फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं। आयोनिक सॉलिड का फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं और फॉर्मूला मास यूज़ करके ही हम उसकी फॉर्मेलिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेलिटी की एक सिंपल डेफिनेशन बता देंगे कि क्या होती है फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी ये नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल से वर्ड्स में मैंने डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन पर से? अगर हमें मान लीजिए फॉर्मेलिटी का इक्वेशन बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो सॉल्यूट का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब आगे डिराइव करें उससे पहले मैं मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी, नॉर्मालिटी एंड फॉर्मेलिटी, ये तीनों के बीच का जो गैप है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, मोलारिटी में भी हमने फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर रखा था, नॉर्मालिटी में भी फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर होगा और फॉर्मेलिटी में भी हमने 1 लीटर रखा है। तो तीनों में, चाहे मोलारिटी हो, नॉर्मालिटी और फॉर्मेलिटी हो, तीनों में जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है। ठीक है, लेकिन मोलारिटी में हमने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया था? हमने डिसॉल्व किया था उसके मॉलिक्यूलर मास जितना। तो यहाँ पे हम डिसॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर मास जितना वेट। अगर हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जितना वेट डिसॉल्व करते हैं और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर बनाते हैं तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी उसे हम बोलते हैं 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नॉर्मालिटी में हम कितना डिसॉल्व कर रहे हैं? नॉर्मालिटी में हम सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास जितना वेट डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो कोई भी सॉल्यूट है उसका अगर इक्विवेलेंट मास जितना वेट अगर नॉर्मालिटी 1 लीटर में डिसॉल्व किया होता है तो हम बोलते हैं वो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमने क्या रखा है? फॉर्मेलिटी में हमने डिसॉल्व किया है फॉर्मूला मास जितना वेट डिसॉल्व किया है हमने। ओके, तो अगर हम कोई भी सॉल्यूट का फॉर्मूला मास जितना वेट अगर डिसॉल्व करते हैं और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर बनाते हैं तो वो बोला जाएगा 1 फॉर्मल। ठीक है, और एक बात हमने यहाँ पे लिखा है ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो उतना इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि जब यहाँ पे हमने मोलारिटी लिखा था तो हमने लिखा था मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल का मतलब क्या लिखा था? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट तो रहेगा ही,
लेकिन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास नहीं रहेगा, क्या रहेगा, फॉर्मूला मास। ओके, तो पहले मैं ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब लिख देता हूँ कि ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर ए वैल्यू में यहाँ पे पुटअप कर दूँ तो मुझे फॉर्मालिटी का इक्वेशन ऐसे मिलेगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्राम फॉर्मूला मास की वैल्यू पुटअप कर दी है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर यूनिट में। फिर से हम अगर यहाँ मिलीलीटर लेते हैं तो हमें यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं वेट ऑफ सॉल्यूट W2 से डिनोट करता हूँ, फॉर्मूला मास से मान लीजिए मैंने लिख दिया फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट SM, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लिख देता हूँ मिलीलीटर में, तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया फॉर्मालिटी का इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मालिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों, हमने आगे भी बोला है कि जो भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, तो फॉर्मालिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फॉर्मालिटी भी चेंज होगी। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं फॉर्मालिटी के लिए कि मान लीजिए हमारे पास पोटास एलम है। ओके, पोटास एलम है। ठीक है, तो हम जनरली पोटास एलम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो पोटास एलम है हमारे पास, तो उसका फॉर्मूला कहता है कि K2SO4 इंटू L2SO4 थ्राइस इंटू 24H2। तो ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। ओके, तो मोलिकुलर फॉर्मूला, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला पर से हम जो भी मास फाइंड आउट करेंगे वो मोलिकुलर मास रहेगा। अगर मैं इन सारे के पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन सारे के एटॉमिक मास को जोड़ दूंगा तो जो मुझे वेट मिलेगा वो उसका मोलिकुलर मास रहेगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन्स कि हम बोल सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ओके, जैसे कि मैं बता दूं, ये अगर मोलिकुलर फॉर्मूला है तो उस मोलिकुलर फॉर्मूला पर से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, तो हमें मालूम है एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मोलिकुलर फॉर्मूला में जो भी कॉमन निकलता है उसे हम निकाल देंगे। जैसे कि ये पूरे जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसमें से 2 हम कॉमन निकाल दे तो कैसा कितना रहेगा, पोटेशियम रहेगा, 2 एल्यूमिनियम में से 1 एल्यूमिनियम रहेगा, सल्फेट 3 और 4, तो हमारे पास 4 सल्फेट थे लेकिन 2 कॉमन निकाल दिया है, तो अब सिर्फ सल्फेट 2 ही बचेंगे और 12H2 रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया है वो पोटास एलम का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला में अब जो भी एलिमेंट है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन, इन सारों के एटॉमिक मास का मैं समेशन कर दूँ तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे फॉर्मूला मास मिलेगा। ठीक है, पोटेशियम का 39 है, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16। तो ऐसे करके इन सारों का अगर एटॉमिक मास का मैं समेशन कर दूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो उसका फॉर्मूला मास रहेगा। लेकिन यहाँ मैं एटॉमिक मास का समेशन करूँगा तो वो मुझे मिलेगा मोलिकुलर मास। ठीक है, तो हमें मालूम है पोटास एलम होता है उसका मोलिकुलर मास रहता है 948 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मास कितना रहेगा, तो सीधी सी बात है मैंने इसमें से 2 कॉमन कर दिए, तो अगर मैं 940 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो रहेगा 474 ग्राम पर फॉर्मूला मास रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास, फिर से मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर कैपेसिटी का जो मेजरिंग फ्लास्क है, मान लीजिए ये 1 लीटर कैपेसिटी का मेजरिंग फ्लास्क है, तो मैं अगर 474 ग्राम पोटासियम यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए 474 ग्राम पोटासियम है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं डिज़ोल्व करूँगा। अगर जब डिज़ोल्व हो जाएगा तब मैं पानी से वॉल्यूम कितना कर दूँगा, 1 लीटर। तो हम बोल सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने पोटास एलम का फॉर्मूला मास जितना वेट डिज़ोल्व किया है, तो ये जो सॉल्यूशन बन के आएगा पोटास एलम का वो कितना रहेगा, 1 4 मोल।
पोटास एलम बोला जाएगा। तो 1 फॉर्मल पोटास एलम का सॉल्यूशन हमने बनाया। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेलिटी फाइंड आउट की जाती है। ओके, तो आज हम यहाँ पे ही रखेंगे। तो आज हमने सीखा है फॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी के इक्वेशन क्या रहते हैं। ओके, सिर्फ हमने बोला खास तौर पे आयनिक सॉलिड के लिए फॉर्मेलिटी यूज़ होता है, क्योंकि आयनिक सॉलिड हमने बोल दिया मोलिकुलर फॉर्म में नहीं होता है, वो आयनिक फॉर्म में ही रहता है। ओके, और हमने ये भी बोला क्यों आयोनिक सॉलिड के लिए फॉर्मूला मास यूज़ होता है। तो हमने बोला कि एक्सपेरिमेंटली आयोनिक सॉलिड का एग्जैक्टली मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसका डिसोसिएशन का नेचर रहता है। और हमने मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे और परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V। ठीक है, तो आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपका धन्यवाद।